हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। अभी तक हमने डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह देखा है, ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, जिससे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं हम लोग। उसका एक वीडियो अपलोड होगा बहुत ही जल्दी। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फंक्शंस। फंक्शंस हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लूप्स के थ्रू और लिस्ट, कुछ कुछ भी, इफ कंडीशन, लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, सब ऐसे ही है विदाउट फंक्शंस। अब हम फंक्शंस यूज़ करने जा रहे हैं। और फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं, होते क्या हैं, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, फंक्शंस फंक्शंस एक तरीके से क्या होता है, हम कुछ सर्टेन कोड को एक ब्लॉक के अंदर बांध देते हैं, जिसे कहते हैं डेटा बाइंडिंग। ठीक है। तो ऐसा हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को बार बार रीयूज कर पाए। अभी आप प्राइम नंबर का कोई प्रोग्राम लिखेंगे और दोबारा कहीं आपको प्राइम नंबर की जरूरत पड़ी तो फिर से वो 4 लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, उस पर्टिकुलर कोड को किसी किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में हम इंसर्ट कर देते हैं। तो जब भी हमें वो कोड चाहिए तो हम उस ब्लॉक का नाम कॉल कर लेते हैं, तो वी कैन रीयूज इट। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं फंक्शन। तो कुछ भी रीयूज करना है, वी हैव टू कॉल दैट। तो फंक्शन हम जब भी क्रिएट करते हैं, उसे यूज करने के लिए हमें उसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा वो। और दूसरा चीज, फंक्शंस हम इसलिए भी प्रेफर करते हैं ताकि मेमोरी सेव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि फंक्शंस के अंदर आप जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जो भी डेटा यूज़ करते हैं फंक्शंस के अंदर, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो वेरिएबल मेमोरी खाली कर देते हैं, यानी उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को लीव कर देते हैं। ठीक है, इसलिए भी हम फंक्शन प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने 5-6 वेरिएबल क्रिएट किया है, ABCD XYZ कुछ भी, अब उसमें कुछ कैलकुलेशन भी किया तो काफ़ी सारा डेटा जनरेट हुआ, फाइनल आउटपुट तो आपको मिल गया, बट डेटा भी जनरेट हुआ तो उस आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए तो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो डेटा खत्म हो जाएगा, बस आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर बिना फंक्शन का करेंगे तो वो डेटा मेमोरी में भी पड़ा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम फंक्शन प्रीफर भी करते हैं। अब आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जाते हैं बहुत क्वेश्चन। और आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ प्राइम नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम, आपसे उन प्रोग्राम्स को आप फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फंक्शंस के थ्रू करना एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में इसी तरीके से किए जाते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे, सब कुछ फंक्शंस के थ्रू। तो इस फंक्शन से करने का एक एडवांटेज ये भी होता है, कहीं कुछ एरर आता है ना, तो आप बस एक जगह जाके उसको सही कर दीजिए, बाकी कहीं भी कॉल करिए, कुछ भी करिए, सब जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो चेंजेस। ठीक है, इसलिए भी हम फंक्शन करते हैं। तो एरर्स को फाइंड आउट करना, मेमोरी इफिशिएंट बनाना है, और कोड रीयूज करना है बार बार, तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं फंक्शंस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट आर फंक्शन, जितना भी समझे हो आप उस हिसाब से, हाउ वुड यू डिफाइन व्हाट आर फंक्शंस, बताइए। Group of फंक्शंस, statements performing a कोई specific कुछ कह रहा function. है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी reused reused again and again, ओके। इन पाइथन, पाइथन से अगर कोई कुछ पूछता है इतना भी बता दो, इन पाइथन वी क्रिएट फंक्शन यूजिंग डेफ कीवर्ड्स। ठीक है, यूजिंग डेफ कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ऐसे दे भी सकते हो, एक कंप्लीट आंसर बन जाता है फिर, लाइक दिस, डेफ माई फंक्शन लाइक दिस। फिर इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, डेफ माई फंक्शन, एंड इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे लाइक दिस। समझ में आया? तो इस तरीके से हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। अब अ, देखिए, मॉर्निंग मॉर्निंग, डेफ माई फंक्शन, ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन का नाम क्या है? माई फंक्शन। कीवर्ड हमने क्या यूज किया है? डेफ। अब एक नया कीवर्ड यहाँ देखने जा रहा है, डेफ मतलब डिफाइन। डेफ मतलब डिफाइन, शॉर्ट फॉर्म है डिफाइन का, यानी आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन विद दिस नेम। जब भी आप फंक्शन लिखेंगे, यू नीड टू ओपन द parenthesis ऑल्सो। ठीक है, इफ यू वांट टू पास सम
पैरेंथेसिस के अंदर ही हम कुछ आर्गुमेंट वगैरह पास करते हैं, ठीक है, पैरामीटर डिफाइन करते हैं, अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे वहां पर। बट लेट्स से इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है हेलो पाइथन लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, देखो मैंने एग्जीक्यूट कराया एंड आउटपुट में मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको बताया है फंक्शंस को हमें कॉल करना पड़ता है, अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। मेमोरी में माई फंक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसके अंदर फंक्शन है। देखो हुआ क्या है एक्चुअली, आपके पास, आपने जैसे ही इस कोड को लिखा डेफ माई फंक्शन लाइक दिस, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिखा था प्रिंट हेलो पाइथन, ऐसे आपने एग्जीक्यूट कराया, आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिला। बट ऐसा नहीं है, मेमोरी में कुछ गया नहीं, मेमोरी में इसका नाम चला गया है, यानी अब पाइथन को ये पता है कि इस नाम का कोई फंक्शन यूजर ने क्रिएट किया है। जब तक वो स्टैक मेमोरी में जाएगा नहीं, तब तक फिर पाइथन को कैसे पता चलेगा? आप जब कॉल कर रहे हो किसी फंक्शन को, तो वो प्रिंट होगा कि नहीं, उसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब आप कॉल कर रहे हैं तो पाइथन कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि यूजर ने इसको क्रिएट किया है? तो कहीं ना कहीं इस फंक्शन का नाम स्टैक मेमोरी में सेव हो रहा है। स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी, पता है ना, स्टैक मेमोरी में वेरिएबल्स का नाम वगैरह स्टोर होता है, फंक्शंस क्लास आप जो भी डिफाइन करते हैं उनका नाम स्टोर होता है, एंड हीप मेमोरी में आपका डेटा वगैरह स्टोर होता है, राइट। तो ये जैसे ही आप इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराते हैं ना, तो वहां पर माई फंक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसको आप ऐसे समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, माई फंक्शन, और इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट हेलो लाइक दिस। अब ये प्रिंट तब प्रिंट होगा जब आप इसको कॉल करोगे, ऐसे अभी हो रहा है। और अगर आपको देखना है मेमोरी में माई फंक्शन नाम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टरी चेक कर सकते हो, है ना, करंट डायरेक्टरी लाइक दिस। यहाँ पर देखो, दिख रहा है माई फंक्शन क्रिएट हो गया ना। अगर आप नहीं लिखे होते फंक्शन तो यहाँ पर इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, ठीक है, इट्स जस्ट अ ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर फंक्शन को कॉल करना है ना, तो आप ऐसे नहीं कॉल करोगे माई func लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट आप कॉल कर रहे हो। अब ये बता रहा है कि मेन क्लास में आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है, ऐसे नहीं कॉल करते, फंक्शंस को हमेशा पैरेंथेसिस के साथ कॉल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉल करोगे तो बस ये बताएगा कि दिस फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड द मेन क्लास, दैट्स इट, बस। अब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये देखो, ये आपने प्रॉपर फंक्शन कॉल किया है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। ध्यान रखना, फंक्शन आप कितना ही बड़ा लिख लो, उसके अंदर कितना ही कोड लिख दो, जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फंक्शन का फंडा है, समझ में आ रहा है? तो एग्जीक्यूट करते ही हेलो पाइथन हमें मिल रहा है, सिंपल। आपको फंक्शन लिखना है, एम्प्टी फंक्शन लिखना है, तो कैसे लिखोगे? देखो आपने फंक्शन क्रिएट किया, फिर से तो बताना सर। यू कैन नॉट लीव इट एम्प्टी। आप इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। आप सोचोगे इतना करने के बाद बाहर से मैं ऐसे ही कुछ लिखूं, प्रिंट आउटसाइड लाइक दिस, सर फिर से दिस इज बताना सर, कॉल कैसे रॉन्ग, करना उसका। इंडेंटेशन एरर, ठीक है। इंडेंटेशन एरर क्यों? क्योंकि पाइथन वाज एक्सपेक्टिंग कि आप इस चीज को किसके अंदर लिखोगे, फंक्शन के अंदर, और अभी आप कुछ लिखना नहीं चाहते सर थे, तो फिर से इसका बताना ऐसे सर। आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या कोई कुछ कह रहा है? यस सर, मैंने कहा फिर से अरुण, रिपीट एक करना सेकंड, है। आवाज आपकी साफ साफ नहीं आ रही है, अजीत थोड़ा सा। अरुण, आवाज साफ नहीं आ रही है, प्लीज फिर से बोलिए। रिपीट करना सर, मतलब कि फंक्शन के बाद कैसे कॉल करना है उसको। देखो ये हमने फंक्शन को कॉल किया है ना अलग से, ये हमने फंक्शन को बस डिफाइन किया है, फंक्शन के अंदर क्या क्या प्रोग्राम होगा हमने वो बताया है, और देखो एक प्रॉपर इंडेंटेशन मैं मेंटेन कर रहा हूँ। पाइथन में इतना तो अब पता चल ही गया होगा कि अगर कोई कोड आपको किसी के अंदर डालना है तो थोड़ा इंडेंटेशन मेंटेन करो उससे, ठीक है। जब तक आप इस स्पेस को फॉलो करोगे तब तक वो सारा पार्ट किसके अंदर जाएगा, फंक्शन के अंदर, माई फंक्शन जिसका नाम है। अब हमने ये डिफाइन कर दिया, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में मुझे हेलो पाइथन मिले, तो मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनसाइड द माई फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन ऐसे कॉल करते हैं क्योंकि फंक्शन का नाम ये है माई फंक्शन, तो मुझे ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा। अब आप एबीसीडी ऐसे कर दोगे तो क्या कहेगा, दिस इज नॉट डिफाइंड, एबीसी नाम का कोई फंक्शन नहीं डिफाइन किया है, देखो एबीसी इज नॉट डिफाइंड। तो जिस नाम से आप फंक्शन डिफाइन करते हो, यू नीड टू कॉल इट बाय द सेम नेम, ठीक है, यही समझा रहा था बस। अभी ये एम्प्टी आपको छोड़ना था, तो आप ऐसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो, आप या तो कुछ लिखो या तो सिंपली आप पास कीवर्ड पढ़े हो, पास आप वहीं यूज करोगे जहां पर भी, हाँ,
आपको चीजें एम्प्टी छोड़नी हो, वाइल लूप लगा रहे हो, फॉर लूप लगा रहे हो, फिर नीचे कुछ लिखना ही नहीं चाहते हो, थोड़ी देर बाद कुछ याद आएगा, देन यू वांट टू राइट समथिंग, तो आप वहां पर क्या कर दो, पास। ठीक है, ओवरलोडिंग करते वक्त भी बहुत यूज होता है ये। ठीक है, ओवर राइडिंग। ठीक है, एक बार आपने फंक्शन डिफाइन किया, फिर आपसे उसी नाम से फंक्शन फिर से डिफाइन कर रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसलिए हम पहले से डिफाइन करते हैं, अभी आगे आएगा फंक्शन में ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग क्या होता है, बट अभी के लिए इतना समझ में आया। ये देखो आउटसाइड प्रिंट हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर नहीं है, ये प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी मैं अगर अपने फंक्शन को कॉल करूं तो क्या होगा, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फंक्शन ही एम्प्टी है, देयर इज नथिंग टू प्रिंट। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे होता है फंक्शन। अब फंक्शंस में कुछ पैरामीटर्स वगैरह भी होते हैं, तो बात कर लेते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, def my function name, ठीक, print f string hello name। ठीक, अब अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल करूं विद दिस नेम माई फंक्शन, देखो मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ, लोग गलती क्या करेंगे आगे चल के, फंक्शन डिफाइन करेंगे और फंक्शन को कॉल फंक्शन के अंदर ही कर देंगे, वो रिकर्सिव कॉल हो जाता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना ही कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे, एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो अभी इनिशियली आप क्या करना, फंक्शन को कॉल करना फंक्शन के बाहर। ओके, दिखाना तो क्या आ रहा है, स्पेस दे दिया ना, आप ऐसे फंक्शन नहीं डिफाइन करते हैं, बिल्कुल वेरिएबल जैसे आप पढ़े हो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है आपको। ठीक है, नंबर वगैरह से स्टार्ट नहीं करना है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना है, फंक्शन के नाम के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते हो, आप लोग भी देख लो, अगर आप माई फंक्शन अलग अलग लिखोगे लाइक दिस तो ये एरर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक ही एक नाम आपको लिखना है, अलग अलग नहीं, तो एक साथ लिखो या आप अंडरस्कोर से ऐसे कनेक्ट कर दो इससे। ठीक है, जो आपको वेरिएबल में बताया था जैसे उनकी स्टाइलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल वही यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, इसमें ही नहीं, क्लास में कहीं भी कोई भी नेम अगर आप डिफाइन कर रहे हो इसमें पाइथन में, यू हैव टू फॉलो दो सिंटेक्सेस। ठीक है, अब ये जो कॉलिंग कर रहा हूँ इसको ध्यान देना। ठीक है, हमने फंक्शन के अंदर नहीं कॉल किया, अगर आप इसको ऐसे कॉल कर दोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर रहे हो, समझ रहे हो, रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा, बार बार चलता रहेगा। मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ यहाँ पर, एंड दिस इज लेट्स से, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, अभी मैंने ये किया है, आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? एरर आएगा, कुछ आउटपुट आएगा, या कुछ नहीं आएगा? फंक्शन हमने नेम लिखा है, ठीक है, नेम हमें देना पड़ेगा। पहले ये बताइए, अभी अगर मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट आएगा कुछ? क्यों नहीं आएगा ना? फंक्शन हमें कॉल तो करना पड़ेगा, हमने फंक्शन को कॉल ही कहाँ किया है, हमने कॉल नहीं किया है फंक्शन को। आप जो कॉल देख रहे हो ना वो फंक्शन के अंदर है, तो ये वाला फंक्शन चलने के लिए पहले इस फंक्शन को कॉल तो करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो ये जो फंक्शन देख रहे हो ना, ये मैं फंक्शन को, इस फंक्शन को मैं फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इस फंक्शन को तो कॉल करो। इसलिए अगर अभी एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। माई फंक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मेमोरी में। नाउ इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, आपको कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को। किसको कॉल कर रहा हूँ अभी मैं? इसको, मेन फंक्शन को। अब जब ये फंक्शन कॉल करूंगा तो इसके अंदर के कोड एग्जीक्यूट होंगे, ये प्रिंट करेगा हेलो नेम। ठीक है, नेम जो भी दूंगा, और अभी देखो मैं इस फंक्शन में एक पैरामीटर डिफाइन किया हूं, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ पैरामीटर। ठीक है, और अगर आपने एक पैरामीटर लिखा है और आप आर्गुमेंट में कुछ नहीं दे रहे हो तो एरर आएगा, कहेगा इस फंक्शन को चाहिए एक पैरामीटर और आपने कुछ दिया ही नहीं। देखो कह रहा है माई फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट दैट इज नेम, यानी अगर आप पैरामीटर यहाँ डिफाइन किए हो तो आपको उसकी वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? और ये जो पैरामीटर है ना, ये कैसा पैरामीटर है? रिक्वायर्ड पैरामीटर है। रिक्वायर्ड मतलब देनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए अब मैं इसमें एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, लेट्स से श्रवण। ओके, अब क्या होगा, हेलो श्रवण, और हेलो श्रवण आउटपुट नहीं आया, फिर एरर आ गया वन पोजिशन आर्गुमेंट नेम। ये क्यों आ गया पता है?
क्योंकि हाँ रिकर्सिव फंक्शन तो है, लेकिन देखो फंक्शन के अंदर आपने इसी फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन को एक वैल्यू चाहिए, तो यू नीड टू पास द नेम ऑल्सो। अब देखो वाइल लूप है, इनफाइनाइट चला और लास्ट में जाके रुक गया, मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ रीच्ड। एक लेवल होता है इसमें कहाँ तक फंक्शन अंदर जाएगा, उसके बाद खत्म। रिकर्सन का सबसे अच्छा एग्जांपल देखना है तो आप इसको देखो, ये देख रहे हो, ये जो विंडो एक के अंदर जाती जा रही है ना, रिकर्सन ऐसे ही होता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, फिर उसको बाहर भी आना होता है वन बाई वन, इसे कहते हैं रिकर्सन। तो एक लेवल तक जाता है ये, उसके बाद वापस आता है ये। ठीक है, रिकर्सन नहीं समझाऊंगा इसे अभी, इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग गलती करोगे इसमें। फंक्शन को कॉल करना है फंक्शन के बाहर, आप कर दोगे अंदर। तो ऐसे अभी मत करना, जब रिकर्सन टॉपिक चलेगा देन आई विल एक्सप्लेन यू। काफी पावरफुल है और काफी टफ भी है रिकर्सन समझना। ठीक है, अभी समझ रहे हो ये आउटपुट इतनी बार क्यों आया है? समझ रहे हो, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही फंक्शन चल रहे हैं, यानी इसको एक बार ऐसे समझ लो ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म, ऊपर, हाँ बिल्कुल। आप बस फंक्शन के बाहर कॉल करो उसको, ऐसा नहीं कि अलग सेल में आपको कॉल करना है इसे। ठीक है, आप वहीं पर इसके नीचे डिफाइन कर दो, ये कह रहे हो ना आप इस चीज को यहाँ डिफाइन कर दो, नो प्रॉब्लम। इस चीज को यहाँ पर डिफाइन कर दो, इस यहाँ से तो कोई दिक्कत अपने नहीं है। माई फंक्शन में नेम दिया वो पैरामीटर है। यस, दिस इज अ रिक्वायर्ड पैरामीटर। ठीक है, और तो पैरामीटर्स कब डिफाइन करते हैं, जब हम फंक्शंस लिखते हैं। और यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रहे हो ना, इसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो पैरामीटर फंक्शन डिफाइन करते वक्त लिखते हैं, आर्गुमेंट फंक्शन कॉल करते वक्त पास करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने इस श्रवण को पास किया कहाँ पर, नेम में। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर नेम की वैल्यू क्या है, श्रवण। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर एंड हेलो श्रवण हुआ, और उसके बाद आपने फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी यहाँ से आप फिर यहाँ हो गए। और फिर से ये क्या करेगा, हेलो श्रवण करेगा प्रिंट, और फिर से उसके अंदर आपको फिर से ये एक बार मिलेगा, यानी फिर से एक बार यहाँ पर। समझ रहे हैं कैसे चल रहा है, उसी के अंदर घूमते चले जाएंगे अंदर ही अंदर। इसे रिकर्शन कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। अभी इसमें मत जाइएगा, इतना चीज समझ में आया? सर ठीक तो है, एक बार अगर आउटपुट चाहिए तो हमें बाहर, आपने बोला ना कि बाहर आप कॉल कीजिए, तो वो कैसे यस, करेंगे बाहर? ये हम कॉल कर दिए ना सर बाहर। देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है श्रवण, ये देखिए खत्म। अच्छा, नहीं, ये तो बहुत बार श्रवण श्रवण आ गया ना। अरे कहाँ है सर, ये देखिए ना आपके सामने अच्छा, है। ये नीचे जो आ रहा था वो आउटपुट में, उसकी बात कर रहा था। ठीक है, मतलब कि माई फंक्शन नेम न डाल के माई फंक्शन और आर्गुमेंट पास कर देना है ना। यस, ये हम यहाँ पर ये जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। समझ रहे हैं, कई बार पूछा जाता है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। लोग बोलते भी एक ही जैसे हैं, पैरामीटर पास करेंगे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट क्लियर रखना, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो पैरामीटर लिखते हो। ठीक है, जब फंक्शन कॉल करते हो तो जो वैल्यू आप पास कर रहे हो ना, दैट इज आर्ग्यूमेंट। यानी इसको जो वैल्यू चाहिए आप उसको कह रहे हो ये लो ये लो, तो यू आर आर्ग्यूइंग विथ योर फंक्शन। ठीक है, अगर आपने एक पैरामीटर लिखा है तो आपको कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक आर्ग्यूमेंट। दो पैरामीटर लिखा है तो दो आर्ग्यूमेंट। जैसे इसी फंक्शन को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं, नेम, नेम की जगह कर दे रहा हूं एफ नेम, एल नेम। ओके, अब बताओ। अब दो आर्गुमेंट हमें पास करना होगा। हाँ, आपने यहाँ पर दो रिक्वायर्ड पैरामीटर लिखा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर। रिक्वायर्ड का मतलब यूजर को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, ना दो से कम एक्सेप्ट करेगा ना दो से ज्यादा। और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहे हो, किसके लिए, एफ नेम के लिए। एल नेम के लिए कुछ दिया आपने, नथिंग। तो इस केस में एरर आएगा, क्या आएगा, दिस फंक्शन रिक्वायर्ड वन पोजिशनल आर्गुमेंट एल नेम। एफ नेम तो उसने ले लिया, बट एल नेम के लिए प्रॉब्लम हो गया क्योंकि आपने नहीं पास किया। इसका मतलब आपको एक और वैल्यू पास करनी पड़ेगी, लेट्स से दैट इज कुमार। ठीक है, हेलो श्रवण, आपने दो वैल्यू तो पास किया है, बट आप यूज चाहे जिसको करो, चाहे एफ नेम को चाहे एल नेम को, फंक्शन के अंदर दोनों वेरिएबल हैं। समझ में आ रहे हैं?
और ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हर एक चीज क्लियर होगा, थोड़ा देखते जाना। सर म्यूट करिएगा, जितेंद्र म्यूट कर लो। अब देखो लोकल वेरिएबल्स सर जो हमने ये नीचे वाला किया है इसमें तो आउटपुट में तो कुमार नहीं आया, इसमें हेलो श्रवण आया है सर। किसमें? इसमें जो नीचे वाला किया है माई फंक्शन श्रवण कुमार, इसमें तो हमने 2 आर्गुमेंट पास किए। वही तो अभी मैं बता रहा था, आप इस फंक्शन को 2 वैल्यू पास किए, श्रवण एंड कुमार। मैं यूज सिर्फ एक ही वेरिएबल को कर रहा हूँ, इसलिए आउटपुट में आपको श्रवण मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोनों ही लिख दूं, यहाँ पर ऐसे एल नेम भी लिख दूं, तो आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी ना, उसमें दिक्कत क्या है? ओके ओके। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझो। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इन सब का कुछ मतलब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो a इक्वल्स टू 100 हमने डिफाइन किया, डेफ माई फंक्शन प्रिंट a माई फंक्शन। ठीक है, ये कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक्सेसिंग द ग्लोबल वेरिएबल a। नो इशू, 100 प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है? हमने फंक्शन के बाहर जिस वेरिएबल को डिफाइन किया उसे हम कह रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सेस कर पा रहे हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और आगे मॉडिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक, a इक्वल्स टू a प्लस 1। नाउ प्रिंट a अनबाउंड लोकल एरर। एरर आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि आई एम ट्राइंग टू चेंज अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल को ऐसे नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि फंक्शन उसको ट्रीट कर रहा है एज अ लोकल वेरिएबल। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया a प्लस 1। ठीक है, अब इस a की वैल्यू ये फंक्शन के बाहर नहीं, फंक्शन के अंदर ही सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कि आपने फंक्शन के अंदर कहीं कुछ डिफाइन किया है, जैसे अब यहाँ पर आपने जो ये लिख दिया ना, यहाँ पर इस a की वैल्यू पाइथन सर्च कर रहा है कहाँ पर? इस पर्टिकुलर एरिया में, फंक्शन के अंदर, और इसमें आपने कहीं भी a डिफाइन नहीं किया। एक्सेस कर रहे हैं तो ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो पा रहा है, इजिली आप प्रिंट करा सकते हैं उसको। बट अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है, अनबाउंड लोकल एरर। यानी ये जो एरर आ रहा है ना, लोकल एरर, यानी आपने फंक्शन के अंदर a को डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द एरर। अगर इस एरर को रिजॉल्व करना है, आप क्या करो, यहाँ पर a इक्वल्स टू 50 कर दो, कुछ भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, 50 प्लस 1 51, और 51 किस में स्टोर हो जाएगा? a में, और प्रिंट a कर देगा, यानी 51 आउटपुट मिलेगा। तो जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल को कुछ ऐसे चेंज करना चाहते हो इनसाइड द फंक्शन, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ग्लोबल कीवर्ड, आपको बताना पड़ेगा ग्लोबल a लाइक दिस। तो फंक्शन के अंदर जो ये a है, अब फंक्शन समझ जाएगा कि ठीक है, यूजर जिस a को चेंज करना चाहता है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो फंक्शन के अंदर आप जो चेंज करेंगे वो ग्लोबल होगा नेचर में। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, एक्सेस किया तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर मैं इसको ऐसे लिखता b इक्वल्स टू a प्लस 1, तब आउटपुट क्या आता? एरर आता। हाँ, इसमें तो हो ही जाता, क्योंकि हम a में कुछ अपडेट थोड़ी कर रहे हैं। एक्सेस ही किया,
हमने ए को एक्सेस ही तो किया 100 + 1 101 और उसको हमने स्टोर किसने किया बी में। नो इशू। हम बी को थोड़ी ए को थोड़ी अपडेट कर रहे हैं इसलिए नो इशू। यहाँ पर वी विल गेट 101। तो सर जब 101 होगा यहाँ पे लोकल होगा ना? 101 इज अ लोकल। यस, अगर मैं देखो आपको दिख रहा है फंक्शन के अंदर मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया दैट इज बी। इसी बी को हम क्या कह रहे हैं लोकल वेरिएबल। बी इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है बाहर नहीं। अगर आप इस फंक्शन के बाहर देखिए अगर मैं कहीं प्रिंट बी लिखूंगा ना तो आउटपुट में 101 नहीं मिलेगा क्योंकि ये 101 सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। देखिए यही अभी मैं आपको शुरू में भी कह रहा था कि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं ना फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल आप लिखते हैं फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो वेरिएबल मेमोरी को छोड़ देते हैं लीव कर देते हैं। वही आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया जो कि गायब हो चुका है। जैसे आप फंक्शन कॉल किया आउटपुट मिल गया मुझे एंड फिर हम प्रिंट बी कर रहे हैं तो देखो मेमोरी में बी नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। इट इज अ लोकल वेरिएबल। सो एनी वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। एनी वेरिएबल विच इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते हो। लोकल वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते हो बाहर नहीं फंक्शन के बाहर नहीं कॉल कर सकते हो। ठीक है अब देखो अगर आपको ग्लोबल चेंज ही करना है अभी आपने देखा कि चेंज नहीं कर सकते ग्लोबल वेरिएबल को बट इफ यू वांट टू चेंज अ ग्लोबल वेरिएबल व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट राइट ग्लोबल कीवर्ड। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं ग्लोबल ग्लोबल व्हाट ए यानी जो वेरिएबल मैं अंदर ए यूज करने जा रहा हूँ ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है अब इसको पता है कि हमको वैल्यू कहाँ से लेनी है और किसको चेंज करना है। ए प्लस इक्वल्स टू 10 समझ में आ रहा है क्या किया ए में जो भी डेटा है उसमें 10 इंक्रीमेंट कर दो यानी 100 विल बिकम 110। ठीक है और ये चेंज ग्लोबल होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है। ये हमने खत्म किया देखिए प्रिंट ए और हमने ये किया फंक्शन को कॉल। ठीक ये देखिए फंक्शन कॉल किया ए की वैल्यू क्या होगी 110 और अगर अभी मैं प्रिंट ए करूंगा ना तो आउटपुट में भी 110 ही मिलेगा क्योंकि मैं उसको ग्लोबल बना के चेंज किया हूँ। अगर आप ग्लोबल कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो वो चेंज ही नहीं होगा। उस केस में अनबाउंड लोकल एरर देगा कहेगा ए इस फंक्शन के अंदर नहीं है। तो अगर आप ग्लोबल कीवर्ड लिख देते हो इट मीन्स यू आर सेइंग कि ये जो ए मैं यूज कर रहा हूँ ये बाहर से आ रहा है जो भी चेंजेस करूंगा ये ग्लोबल इन नेचर होगा यानी इस फंक्शन के बाहर भी अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है। यहीं पर हम थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं नेम स्पेस का। सर लेकिन नेम एक चीज बताएंगे ये एज तो आपने बाहर आउटसाइड फंक्शन आपने ये किया है ना प्रिंट किया है ना तो ये तो ऐसे भी वो होना चाहिए ना ग्लोबल होना चाहिए ना। क्या ये सर। आपने सबसे ऊपर लिखा है ना ए बराबर 100 हाँ तो ये तो वैसे भी ग्लोबल है। हाँ तो ग्लोबल तो है सर ना लेकिन जो हम फंक्शन के अंदर चेंजेस कर रहे हैं वो ग्लोबल है ना नेचर में। ए में मैंने जो 10 ऐड किया फंक्शन के अंदर वो बाहर भी तो अवेलेबल है देखिए। अदरवाइज मुझे 100 ही मिलना चाहिए था ना। सर अगर हम यहाँ दो वेरिएबल लेते ए और बी उनको कैसे ऐड करते? दोनों को कैसे ऐड कर हम्म ए और बी दोनों। अरे वन मतलब ये वन हमने सेकेंड। एक 100 लिया है हाँ और हाँ बी की वैल्यू हम 50 लेते हैं हमें अरे हम अपने ग्लोबल डिफाइन कर देते हैं। ये देखो जितेंद्र म्यूट कर दो मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है बहुत भयंकर आवाज आ रही है। देखो अगर वैल्यू ग्लोबल नहीं होगी तो नहीं खत्म उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही है वो बस उसके बाहर नहीं है। ये देखो देखो जितेंद्र जो कह रहे हैं कुछ भी कर दें लेट से हम इसको सम फंक्शन बना देते हैं। ठीक है सम। अब मुझे सम में टोटल सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्रिंट टोटल सम एंड लेट्स कॉल दिस फंक्शन सम। आउटपुट आएगा या नहीं आएगा सोच के बताइएगा। आएगा ना क्यों
क्योंकि हम ए और बी को एक्सेस ही तो कर रहे हैं। अब ए और बी में कुछ चेंजेस थोड़ी कर रहे हैं। ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 50 है, 40 50 ऐड करके 90 हुआ। 90 हमने किस में स्टोर किया? टोटल सम में। एंड टोटल सम को हम प्रिंट करा देंगे, फिर आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? 90। ठीक है, अभी देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, बिना प्रिंट 90 फंक्शन कॉल कर सकते हैं। बिना प्रिंट लिखे यहाँ पर आप प्रिंट हटा दें बस टोटल सम करके नहीं, ऐसे आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं वैल्यूज को, ए को, बी को, और बस अभी ए बी, बताइए आउटपुट क्या मिलेगा ए और बी की? सैफ सर, ए और बी की वैल्यू क्या होगी? हाँ सर, प्रिंट ए और बी तो 40-50 होना चाहिए। 40 50 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी क्या कहते जा रहे हैं आप। और इसका वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू 90 होनी चाहिए। अभी यही तो बताया। अब टोटल सम क्या है? एक लोकल वेरिएबल है जो मैंने फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया था। फंक्शन के अंदर ही आप प्रिंट प्रिंट करा सकते हैं इसको, फंक्शन के बाहर अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, फंक्शन के बाहर अवेलेबल ही नहीं है। देखिए अपने आप एरर भी आ लोकल रहे के हैं बाहर आप। नहीं कर सकते, फंक्शन के लोकल के बाहर बाहर नहीं। पाइथन को पता ही नहीं है टोटल सम कहाँ आपने डिफाइन किया, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसीलिए एरर आ रहा है। देखिए टोटल सम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी देखिएगा, इसी प्रोग्राम को मैं लिख रहा हूँ, कंट्रोल वी एंड टोटल सम इक्वल्स टू 0। ठीक, एंड अभी बताइए आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इतना प्रोग्राम रन कराऊं? देख लीजिए ध्यान से। टोटल सम को आपने इनिशियलाइज किया है ना, हम्म और नीचे में फिर ए प्लस बी कर दिया है, तो ये आप जो आपने अभी कॉल कहाँ किया है सर? लाइन नंबर 8। अच्छा सॉरी, हाँ सम ये तो कॉल हुआ है, तो ये बाहर वाला ले लेगा सर। सम जो है ना, लेकिन सम, टोटल सम करके आना चाहिए था। ये जो कॉल तो सही हो रही है ना सर? हम्म तो फिर ये बाहर आपने कॉल किया है तो ज़ीरो वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी का तो लेगा नहीं, ये लोकल वेरिएबल का है ये। फिर बाहर कहाँ चले गए आप? ये सब आपने जो कॉल किया है ये बाहर ही किया है ना? हाँ तो सर, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, टोटल सम थोड़ी कॉल कर रहे हैं। सम को कॉल कर रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा था कि टोटल सम कॉल होता तभी ये जोड़ के आता ना ये। देखिए, अभी तो ये क्या लगता है ज़ीरो आ विजय जाएगा। क्या आएगा आउटपुट? 90। ठीक है, ये 90। और क्या अब आएगा? हम प्रिंट कर रहे हैं टोटल सम। ओके, सैफ सर बताइए। टोटल सम तो फिर टोटल सम तो फिर ये है ना सर, ये लोकल वेरिएबल है, ये तो फिर से वो देना चाहिए ना एरर, क्योंकि ये बाहर आपने कॉल किया है ना। 90 आउटपुट आना चाहिए। 90 आना चाहिए, जितेंद्र कह रहे हैं। और सर ये अभी पीछे जो अभी एक स्टेप पहले जो आपने प्रोग्राम किया है उसमें यही तो था कि लोकल वेरिएबल को कॉल कर लिया आपने बाहर, और वो बाहर एक्सेस वो करेगा नहीं, तो एरर दे रहा था। आउटपुट क्या आएगा सर? एरर आएगा। टोटल देखिए, सम, अच्छा ये इनिशियलाइज ही तो आपने कर दिया है ना, सॉरी सॉरी, हाँ ये अब ज़ीरो लेगा, ज़ीरो लेगा तो पक्का ज़ीरो लेगा हम, क्योंकि आपने ऊपर में इनिशियलाइज, यही डिफरेंस आपने क्रिएट किया है ऊपर वाले पक, प्रोग्राम में नीचे वाले प्रोग्राम हाँ में। सर, पक्का 0 ही आएगा। आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए जितेंद्र, आप भी देखो 90 क्यों कह रहे हो। अभी मैंने क्या किया ना, इस फंक्शन के अंदर, सम फंक्शन के अंदर ना, मैंने इसमें अलग से एक वेरिएबल ही डिफाइन कर दिया, इसका नाम क्या दे दिया? टोटल सम। ठीक है, अब इसको बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल सम जो है ना, ये कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल, जो इस फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, अब हम्म, ए प्लस बी, यानी ए और बी, इन दोनों का सम लिया और टोटल सम में स्टोर किया। ठीक है, जी। क्या आया? 90।
यानी टोटल सम में जो वैल्यू है दैट इज 90। अब क्या कर रहे हैं हम, इस टोटल सम को ही प्रिंट करा लिए, यानी इस फंक्शन के अंदर ही तो प्रिंट लिखा हूं मैं, तो ये प्रिंट किसको कॉल करेगा, लोकल वेरिएबल को, जो आपने यहाँ डिफाइन किया है टोटल सम, उसकी वैल्यू क्या है 90, तो आउटपुट में आपको यहाँ 90 मिल गया। ठीक है, आपने जब सम फंक्शन को कॉल किया तो सम फंक्शन के अंदर आपने जो कोड लिखा है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऊपर नीचे भूल जाइए, बस किसको किसको मैं कॉल कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, बस वो देखिए। ठीक है, अब आपने देखो फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन आपने कॉल किया, फंक्शन के बाहर आपने बस ऐसे ही लिख दिया प्रिंट टोटल सम। अब इस फंक्शन के अंदर आपने जो टोटल सम लिखा था ये लोकल वेरिएबल है, यानी ये फंक्शन खत्म होते ही ये वेरिएबल भी गायब। अगर आप फंक्शन के बाहर लिख रहे हैं प्रिंट टोटल सम, तो पाइथन चेक करेगा कि ये टोटल सम क्या आपने डिफाइन किया कहीं फंक्शन के बाहर, क्योंकि वो इसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है टोटल सम जिसकी वैल्यू क्या है जी 0। यही चीज समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है जितेंद्र? जी, समझ गया समझ गया। अच्छा, बाहर बाहर जो मतलब कि जब सम हमने फंक्शन लास्ट में लिख दिया 90 से ऊपर, तो हाँ ये हाँ, सम फंक्शन को कॉल करने के बाद अगर हम कोई एक्सेस करते हैं, तो उसी को आप बोल रहे हैं कि मतलब बाहर कॉल किया जा रहा है, तो वो लोकल नहीं लेगा, है ना? यस सर, बाहर ये अच्छा। देखिए, इंडेंटेशन देख रहे हैं सर इनका, हाँ 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 ये सब इस फंक्शन के अंदर है। और ये जो सम कॉल कर रहा हूँ ना सर, ये देखिए हाँ, इंडेंटेशन इसका, देखिए किसको फॉलो कर हाँ रहे जी, हैं, मेन पीछे है मार्जिन। सही। ठीक है, तो अंदर बाहर इसी को तो कह रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन के बाहर, ये अलग अलग चीजें हैं, ऐसे चल रही हैं ये। अभी इसी में थोड़ा और मॉडिफाई अप करता हूँ, आप बताते जाइएगा। अब बताइए। ये 40 50 सम बराबर ले रहे हैं, तो सम बराबर 40 50। अब सर चेंज कर दिया उसको, असेस करके ग्लोबल को, टोटल सम को पहले असेस किया वहां से 0 से, उसको चेंज कर दिया a+b में। हाँ, अभी जो वेरिएबल यहाँ पर है टोटल सम, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू फंक्शन के बाहर भी अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पर जो 90 है, अब वो 90 ओवरराइड करेगा इस 0 को भी। देखिए अभी तो 90 मिल रहा है, लेकिन अब अगर मैं प्रिंट करूं टोटल, तो 0 टोटल सम, फैस्ट सर समझ में आ रहा है, हर एक तो केस है। टोटल सम ऊपर 0 वाला भी है जिसमें हमने ग्लोबल वेरिएबल नहीं नीचे डिफाइन वाला किया जो था। है, थोड़ा जूम कर दीजिए। आप लोग को समझ में आ रही है ये चीज नितेश? ठीक है, हमने ग्लोबल डिफाइन कर दिया तो वो फंक्शन के बाहर भी चेंज हो गया। ठीक है, यही हम समझा रहे हैं। अब एक बार देखो यहाँ नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नहीं, ये आपने बोला सर बाहर हमने डिफाइन कर दिया, ये कैसे कर दिया मुझे समझ नहीं आया। एक बार फिर से क्या देखा हुआ? कीजिएगा तो प्रोग्राम। नहीं हुआ था सर, आएगा तभी तो स्टार्ट किया ग्लोबल लूप। अभी देखो सर, थोड़ा देखते जाइए, अभी समझ में आ जाएगा वो जी, क्या होगा। नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है, नेम स्पेस एक तरीके का बस आइडिया है जो एक्सप्लेन करता है वेरिएबल्स को, कि कौन सा वेरिएबल ये किसके एक अंदर अलग डिफाइन सर, होगा। ये एक अलग टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया ना आपने। ये नेम स्पेस का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेम स्पेस इज अ मेमोरी कॉन्सेप्ट एक तरीके से, कि ग्लोबल वेरिएबल, बिल्ट इन वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स, इन सबको आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो सर्कल आप देख रहे हो ये क्या है, बिल्ट इन नेम स्पेस। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको बना लेना कॉपी में, पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। बिल्ट इन नेम स्पेस, ये जो है इसे हम कहते हैं ग्लोबल नेम स्पेस, ये जो है इसे कहते हैं लोकल नेम स्पेस। ठीक, अब देखो, बिल्ट इन नेम स्पेस वो जगह होता है जहां पर आप कोई वेरिएबल लिखे हो ना, तो उसको आप ग्लोबल यानी
करंट इन्वायरमेंट में भी एक्सेस कर सकते हो और फंक्शन के अंदर भी। कोई एग्जांपल? जैसे बिल्ट इन नेम स्पेस में आपने प्रिंट फंक्शन लिख दिया, आपने टाइप फंक्शन लिख दिया, आपने आईडी फंक्शन लिख दिया। अब इन फंक्शंस को आप अपने पाइथन नोटबुक में, यानी आपने कोई पेज खोला, इसमें आप पहली ही लाइन से लिख सकते हो ना प्रिंट, और वो चलेगा भी। तो ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? बिल्ट इन नेम स्पेस से, जो डेवलपर्स ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। वी आर अनेबल टू एक्सेस, अनेबल टू चेंज दैट, वो हमें मिला है बिल्ट इन नेम स्पेस, ठीक है, हम उसे यूज कर सकते हैं करंट नोटबुक में। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वी कैन एक्सेस द बिल्ट इन फंक्शंस एंड वेरिएबल्स इनसाइड द ग्लोबल नेम स्पेस। ठीक है, ग्लोबल नेम स्पेस मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट, जिसमें जैसे ये जुपिटर नोटबुक जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ठीक है, अब आपने अपने करंट नोटबुक में कोई वेरिएबल लिखा है, ठीक है, उसको आप किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हो, तो वो कैसा कॉल कहलाएगा? लोकल लोकल वो होगा ना। ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सेस कर रहे हो इनसाइड द लोकल नेम स्पेस, और लोकल नेम स्पेस हम किसे कह रहे हैं यहाँ पर? फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस, एंड आगे चल के क्लास वगैरह पढ़ोगे तो वो क्लास कहलाएगा, अभी के लिए फंक्शन। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा लेट्स से a इज इक्वल्स टू 50। ठीक, अब इस a को आप एक्सेस कर सकते हो किसके अंदर? लोकल के अंदर। ठीक है, लोकल नेम स्पेस। और लोकल यहाँ पर एक्चुअली है क्या? जैसे आपने लिखा कोई डेफ abc फंक्शन, और आपने इसके अंदर डिफाइन किया b इक्वल्स टू 60 एंड प्रिंट a किया आपने सिर्फ। थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, मैंने क्या लिखा है। डिफाइन किया एक फंक्शन, और उसके अंदर हमने 2 लाइन लिखा है b इक्वल्स टू 60 एंड प्रिंट a। ठीक है, एक जगह वेरिएबल मैंने डिफाइन किया और एक जगह मैंने सिर्फ एक्सेस किया है। तो आपको मैंने बताया ना, a को आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। सी, आई एम एबल टू एक्सेस इट हियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपने लोकल नेम स्पेस में जो डिफाइन किया है, इस b को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हो, और आपने ग्लोबल नेम स्पेस में जो चीज डिफाइन किया है उसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लोकल नेम स्पेस में आपने जो डिफाइन किया है उसको आप एक्सेस कर सको ग्लोबल नेम स्पेस में भी, तो उस केस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या? ग्लोबल बी, लाइक दिस। तो ये बी जो है ना, यहाँ पर भी अवेलेबल होगा, ग्लोबल में भी। यही हम समझा रहे हैं। अब ये ग्लोबल लोकल एक्चुअली होता क्या है, जैसे इसको इस फिगर से समझो। नहीं बनेगा, बन जाएगा इस बार। दिस, ठीक है, आपने यहाँ पर प्रिंट लिखा है, ये आपका करंट नोटबुक है, ये आपका नोटबुक है जो आप ओपन करके काम कर रहे हो, जिसपे आपने पहली लाइन में लिख दिया यहाँ पर प्रिंट हेलो। तो ये प्रिंट फंक्शन पाइथन कैसे देखता है कि है मेमोरी में? देखता है बिल्ट इन में। अच्छा, बिल्ट इन से आ रहा है, ठीक है, एक्सेस कर लो। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा है a इक्वल्स टू 50। अब इसको आप किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हो, डेफ abc, और इसके अंदर आपने लिखा प्रिंट a। तो आप इस चीज को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और ये जो हमने लिखा है ना, डेफ abc, अलग कलर से इसको कर दे रहा हूँ, यही है अलग अलग चीजें। ये क्या है? बिल्ट इन। ये क्या है? ग्लोबल। और ये जो फंक्शन लिख दिया हूँ ये क्या कहलाएगा आपका? लोकल नेम स्पेस। ये जो जगह है इसके अंदर आप कुछ लिखेंगे तो बाहर नहीं एक्सेस हो पाएगा, लेकिन ये बाहर की चीजों को एक्सेस कर सकता है। समझ रहे हैं? आप इसी चीज को यहाँ पर विजुलाइज करिए, ये जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया? बिना ग्लोबल डिफाइन के हमने इस फंक्शन के अंदर ये डेफ सम, ये क्या है? लोकल नेम स्पेस है। लोकल के अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया टोटल सम। ये टोटल सम क्या इस नेम स्पेस से बाहर अवेलेबल है? नहीं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल। अभी यही तो समझाया आपने। यहां पर लोकल नेम स्पेस में आपने जो बी डिफाइन किया, यहां पर इस बी को बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। सेम चीज है यहां पर। यहां पर आपने जो टोटल सम डिफाइन किया हो इसको इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है,
ये है इसका आपका आउटपुट लोकल नेम स्पेस। तो ये बाहर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हो लाइक दिस। तो आउटपुट में आपको क्या मिला था, 50 और 90 मिल गया था, क्योंकि आप इस अंदर वाले डेटा को ही तो प्रिंट करा रहे हो, तो प्रिंट हो गया यहाँ पर, खत्म। अब जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ ना, ये जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, सम वाला फंक्शन यहाँ कॉल किया, इसने आउटपुट दे दिया, ये फंक्शन खत्म। यानी ऐसे समझो कि आपके स्टैक मेमोरी में आया था टोटल सम, ठीक है, इसने प्रिंट भी कर दिया वैल्यू, उसके बाद जैसे ये फंक्शन ने एग्जीक्यूशन इसका खत्म हुआ, वैसे ही ये गायब भी हो गया टोटल सम, ठीक है। और अभी वैल्यू इसकी क्या होगी टोटल सम की, अब बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूं, ये टोटल सम देखो, समझ रहे हो, ग्रीन कलर समझ रहे हो पूरा, यानी ये जो टोटल सम की वैल्यू है ना, ये इस ग्रीन एरिया में अवेलेबल है, इसके अंदर नहीं, ठीक है, जो ब्लॉक मैंने बनाया इसके अंदर नहीं। सैफ सर आपको समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूं प्रिंट टोटल सम, तो ये किसकी वैल्यू उठाएगा, ग्लोबल वेरिएबल, हाँ क्योंकि ये ग्लोबल तो वेरिएबल गायब हो चुका है ना मेमोरी से, ठीक है। अगर आप इसी को चाहते हैं कि यूज करना चाहते हैं ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट करके, तो आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा लाइक दिस, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं। और यहाँ पर ग्लोबल ये टोटल देखिए, सम कर दिया। अब हाँ, हमने अब बता वो दिया एक्सेस ग्लोबल कर टोटल सम, यानी यहाँ पर जो टोटल सम आप कर रहे हैं ना, ये अवेलेबल है बाहर भी, ठीक है। ये इसका एरिया था छोटा सा, दिस इज लोकल नेम स्पेस, और ये है आपका ग्लोबल नेम स्पेस, और ये सारा प्रोग्रामिंग जिसके अंदर आप कर रहे हैं ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, बिल्ट इन नेम स्पेस, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें चलती हैं यहाँ पर एक हायरार्की में, ताकि इधर की चीजें उधर ना जाए, उधर की चीजें इधर ना जाए। अब आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो टोटल सम को बाहर, तो अगर आपने पहले से यहाँ टोटल सम डिफाइन किया है, तो ये टोटल सम क्या करेगा, इसको ओवर राइट करेगा ना। राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने a इक्वल्स टू 50 लिखा, और दूसरी लाइन में आप कह रहे हो a इक्वल्स टू 100, और फिर प्रिंट a करोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा ना, क्योंकि इस a ने इसको ओवरराइट कर दिया। अब आप इस फंक्शन के अंदर जो चीज कर रहे हो, ये चीज इस लोकल नेम स्पेस के बाहर भी अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, अगर इसके बाहर कोई टोटल सम नाम का वेरिएबल होगा, तो इट विल ओवरराइट इट विद द न्यू वैल्यू। यही चीज हो रहा है, ठीक है। सैफ सर समझ में आया? अच्छा हाँ, समझ गया कि ए प्लस बी ऊपर में राइट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेट से हमें एक फंक्शन लिखना है, ठीक है, राइट अ फंक्शन take that will take 2 inputs from the user, and it will print the sum of both the numbers। अब इसे कैसे करेंगे, वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, पहले इनपुट फंक्शन का यूज कर लेंगे सर इनपुट लेने के लिए। डेफ ए बी, लेट से डिफाइन कर दें, हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले फंक्शन, पहले वो मेमोरी में आएगा, देन यू नीड टू कॉल इट, ओके। डेफ सम ए और बी, यस ए और बी, गुड मॉर्निंग, सम ए कॉमा बी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यू हैव टू रिटर्न द सम ऑफ द गिवन नंबर्स, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधे आप यहाँ पर प्रिंट a प्लस बी कर सकते हो बस, ठीक है। अभी इसको रन कराओगे तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सम नाम का, ठीक है। अब आपको बस करना क्या है, इस फंक्शन को कॉल करो, मेमोरी में ऑलरेडी सम आ चुका है, ये देखो, फिर से चेक कर लेते dir। तो करंट डायरेक्टरी यानी इस इन्वायरमेंट में कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये देखो, माई फंक्शंस, माई सम नाम का डिफाइन किया ना सम, तो अब मैं सम को कॉल करने जा रहा हूँ यहाँ पर सम, और इस फंक्शन को 2 पैरामीटर आर्ग्यूमेंट चाहिए, लेट्स से हमने दिया 10 और 12, ये क्या करेगा,
ऐड करके रिटर्न करेगा 22। ठीक है, हाँ क्या, ठीक है। तो हमने फंक्शन को कॉल किया। अब मैं इस फंक्शन को कहीं भी यूज कर सकता हूँ, मैंने एक जगह लिख दिया ना, अब कहीं भी मैं बस सम लिखूं और सम को मैं कुछ वैल्यूज पास करूं और ये हमें ऐड कर करके दे देगा। ठीक है, ऐसे फंक्शन का यूज होता है। और यहाँ पर आपने जो देखा है ना, दीज आर द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। देखो डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे अगर मैं इसी फंक्शन को कंटिन्यू करूं, डेफ सम a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, प्रिंट a प्लस b। ठीक है, फंक्शन के बाहर आया और मैं इस सम को कॉल कर रहा हूं। अब यहाँ पर a और b क्या है पता है? दीज आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स का क्या मतलब है? अगर यूजर ने इनकी वैल्यूज नहीं पास किया तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक इट्स वैल्यू एज 0। ठीक है, a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0। यानी कि अब मैं इस फंक्शन को बिना कोई आर्गुमेंट दिए ही कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने दो डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया। अगर मैंने नहीं दिया a और b की वैल्यू तो ये 0 0 ले लेगा और आउटपुट में क्या देगा? 0। ठीक है, ये देखो 0। और अगर मैं इसको कुछ वैल्यू पास करूंगा, सम 10, तो ये 10 किसको इनिशियलाइज करेगा? a को। ठीक है, a की वैल्यू 10 हो गई है, बट b की वैल्यू अभी भी 0 है, तो 10 और 0 पे भी ऐड कर पा रहा है। सम 10, 20, 30 भी कर दिया इसने। सिर्फ b पे करना हो तो b इक्वल्स टू 40। तब अगर सिर्फ b पे करना है तो यू नीड टू कॉल इट बाय इट्स नेम, इसको नाम के साथ, क्योंकि ये सीक्वेंस में वैल्यूज पास हो रही हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड आर्गुमेंट सेकंड पैरामीटर। तो आप सेकंड पैरामीटर को सीधे वैल्यू देना चाहते हो तो उसके नाम के साथ आपको वैल्यू देना पड़ेगा। और ये हमने जो किया है इसे हम कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आप की के साथ वैल्यू को पास कर रहे हो। की क्या है यहाँ पर? b, वैल्यू क्या है? 40, तो इसे हम कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अदरवाइज पोजीशंस को ये फॉलो कर रहा है, आपने फंक्शन जैसे लिखा है उसी ऑर्डर में वैल्यूज को भी पास करेगा। डबल कॉमा 20 एक और यहाँ पर 40 कर दो। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कॉमा कर दो। जीरो नहीं सर, 0, 40, 0, 40। कोमा के बाद में वैल्यू होगी बी पे जाए, जैसे इंडेक्सिंग करते हैं ना वैसे। नहीं, ऐसे नहीं होता है इसमें, ऐसे ऐसी चीजें नहीं होती हैं। कुछ भी उल्टा सीधा कर दो। टपल और लिस्ट में वैल्यूज पास करना है तो उसके लिए भी चीजें हैं, स्टार डबल स्टार, अभी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अभी तक इतना सर समझ मैं में ये आया? बोल रहा हूँ हाँ जी सर। कि जैसे ऊपर में आपने वैल्यू पास किया ना, सम 10 किया तो आउटपुट 10 आया, मतलब कि ये एक ही वैल्यू को की तरह ट्रीट कर रहा है ना सीक्वेंस में। हाँ बी अपने आप 0 ले लिया, तो ऐसे ही हम 0, 10 कर सकते हैं ना, तो बी की वैल्यू बिल्कुल 0 सर, ले ले, बी की वैल्यू 10 ले लेगा, जीरो बिल्कुल। ए की आप वैल्यू फिर 10 से ले जीरो लेगा। देना चाहते हैं तो आप 0 लिख दीजिए। 10 और 20 की जगह आप 0, 20 लिखिए। ए की वैल्यू 0, बी हाँ की बस वैल्यू वही मैं बोल रहा 20। हूँ, नो या तो इश्यू। बी बराबर 40 लिख दें या 0, 40 लिख दें, बात एक ही है, ले लेगा, है ना। यस सर, वेरी गुड। ठीक है सर, अब देखिए आप किसी भी फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस सम सम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए। अभी यहाँ पर कितने रिक्वायर्ड कितने डिफॉल्ट हैं? वन रिक्वायर्ड एंड वन डिफॉल्ट। यानी रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? अगर आप इस सम फंक्शन को कॉल करते हो तो आपको कम से कम आउटपुट एक देना एक पड़ेगा, आर्गुमेंट तो देना ही पड़ेगा। किसके लिए? ए के ए लिए। के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पास किया वैल्यू 50 और ये आउटपुट में आ गया 50। ठीक है, इसका कुछ सीक्वेंस भी होता है। आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स को कहाँ डिफाइन करोगे? लास्ट में।
है ना, बिगनिंग में नहीं। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, हाँ, अगर आप इसको ऐसे इक्वल्स 0 कर दोगे और b को ऐसे लिखते हो तो एरर आ जाएगा। देखो, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स को फंक्शन के एंड में ही लिखोगे, डिफॉल्ट पैरामीटर आप जैसे बना रहे हो। रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को हमेशा पहले लिखोगे, क्योंकि अगर आप कोई वैल्यू पास करते हो ना तो वो वैल्यू पहले रिक्वायर्ड वाले को ही जाती है जिसको जरूरी है, और जिसको जरूरी नहीं उसको आप लास्ट में लिखो। इसलिए बाई सिंटैक्स डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो भी होंगे आपके प्रोग्राम में, आप उसको कहाँ लिखोगे, लास्ट में। रिक्वायर्ड वालों को पहले लिखो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? तो ये ध्यान रखना। required parameters are defined before the default parameters. Yeah, write a function to check whether the number given by the user, करिए इसे, given by the user is a even or odd, करिए राधे। अब आपको एक फंक्शन लिखना है जो यूजर से एक इनपुट लेगा एज अ आर्ग्यूमेंट, और आपको बताना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। बस कैसे कैसे करें बताइए, पहले लाइन शुरू से बताइए, एकदम फर्स्ट लाइन से। डेफ इव, ठीक है, इवन क्या करें, कितना, एक, चलिए नंबर ले लिया हमने बस, क्योंकि हमें एक ही नंबर तो देना है और उस नंबर को ही चेक करना है कि इवन है या ऑड, ठीक है। तो हमने एक पैरामीटर लिख लिया एंड इट इज अ रिक्वायर्ड पैरामीटर, यानी यू हैव टू पास सम पैरामीटर्स। नाउ इफ डिवाइडेड, हाँ, मॉड्यूलस बस खत्म। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये हमने एक जगह फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब आप कहीं भी जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, ठीक है, कहीं दूसरी दुनिया में जाके बैठ के आप बस इवन लिखो और इसको वैल्यू दे दो कोई, ये आउटपुट में आपको बस रन दे देगा कि ये क्या है, ऑड। हाँ, 567 ऑड। अब यहाँ पर लिखो इवन 24/6 246 इवन। तो ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और आर्गुमेंट दे रहे हैं 246। ऐसे चलता है फंक्शन, ठीक है, समझ में आया? और देखिए एक सेकंड, हमने ये जो नंबर दिया है ना, एक बार नम की वैल्यू प्रिंट करा के देखें। देखिए नम इज नॉट डिफाइंड, यानी हमने वैल्यू दे के आउटपुट ले भी लिया और मेमोरी में कुछ आया भी नहीं। तो हमें ऐसी ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमने देखे नम की वैल्यू पास किया 246, फंक्शन के अंदर नम डिफाइंड था, नम में ही कैलकुलेशन किया, सब कुछ किया, रिजल्ट भी मिल गया। लेकिन मैं बाहर अगर नम को प्रिंट कराऊं तो कह रहे हैं नम इज नॉट डिफाइंड, तो मेमोरी भी सेव हो गई हमारी थोड़ी, ठीक है। इसे रन करिए, हुआ या नहीं हुआ बताइए, क्या कह रहे हैं राधे आप बताइए। डेल और पॉप में, डेल आपका ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर देता है मेमोरी से, पॉप उस ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट्स को रिमूव करता है। अच्छा, ऐसे कैसे कह सकते हो, क्लियर करता है ना, डेल और लिस्ट को डिलीट कर देता है ना। अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, अभी देखो इवन फंक्शन डिफाइन किया है ना, लो लिस्ट जरा खोल के देखना, लिस्ट वाले नोट से खोलना, उसी में डेल लिखा होगा, लिस्ट टपल सेट, लिस्ट में होगा टपल में देख लेना, पक्का है, ठीक है। जब क्लियर होता है तो क्लियर के साथ डेल भी बताता हूँ, आप जरा खोल के देखो। अभी देखो इवन फंक्शन डिफाइन है ना, ये बता रहे ना मेन के अंदर इवन हमने डिफाइन किया है, ये लीजिए डेल इवन, ठीक, डेल इवन हो गया। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ इवन, जरा देखिएगा,
डिलीट हो गया, मेमोरी से ही डिलीट हो गया इवेंट नाम का जो भी फंक्शन। तो डेल ये काम करता है। और जो क्लियर की आप बात कर रहे हो, अगर आपने कोई लिस्ट लिखा है, लिस्ट में आपने 3 ऐसे लिखा है कुछ डेटा, ठीक है, अब आप लिख रहे हो यहाँ पर ml डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, आपके लिस्ट को तो रखेगा लेकिन उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, क्लियर कर देगा। अब आप प्रिंट करके देखिए, प्रिंट ml, लिस्ट एम्प्टी हो गई। अगर आप del ml कर देते ना तो लिस्ट ही पूरी डिलीट हो जाती, और उसके बाद ml करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ml इज नॉट डिफाइंड। ऑलरेडी हुआ है सब चीजें, ठीक है। अभी आज हम फंक्शन इतना ही रखेंगे, इसके आगे से मल्टीपल आर्गुमेंट वगैरह कैसे देते हैं, स्टार, डबल स्टार और सब चीजें। एंड कल हम रिटर्न भी चलाएंगे तो फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड। अभी तो प्रिंट हुआ है, रिटर्न के साथ हम काम करेंगे। क्या कह रहे हो, निकालते हैं ना, क्या शेयर निकालते कर दो। हैं? निकालते हैं स्ट्रिंग में भी डेल नहीं दिख रहा है और दूसरा अरे वो डेल इनबिल्ट डिस्प्ले कीवर्ड है, पिन वाला आपने कर दिया था ना। इनबिल्ट कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो मैं डेल लगा रहा हूँ और डॉट लगा रहा हूँ जब किसी के बाद ना, यहाँ पर देखो मैं किसी के बाद डॉट लगा के कुछ लिख रहा हूँ, इट मींस ये मेथड इसी ऑब्जेक्ट का है। अब एमएल किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है, तो लिस्ट का मेथड है क्लियर। हाँ कोई कुछ कह रहे हैं जितेंद्र? मैं कह रहा हूँ सर मेन